गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे 8th चैप्टर डीएमएफ ब्लॉक के तत्व, इनमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है डी ब्लॉक के गुणधर्म, तो लगभग 7 गुणधर्म हमने इनके पढ़ लिए हैं। पिछली 2-3 क्लासों में मैंने इनके बारे में बताया था। पिछली क्लास में मैंने चुंबकीय गुणों के बारे में बताया था कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो उनका चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। और चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला भी बताया था, म्यू बराबर अंडरवुड n इंटू n प्लस 2। और उससे अपन ने विभिन्न आयनों के डी ब्लॉक के तत्वों के आयनों के चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात भी किए थे। ये सब हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब देखिए, चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। छोटा सा टॉपिक है ये, कई जगह आता है, तो अपन यहाँ पढ़ लेते हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में पदार्थ जो 3 तरह का व्यवहार प्रदर्शित करता है, और इस कारण से पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय, जिसे डायामैग्नेटिक बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मटेरियल या सब्सटेंस क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं या उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कम कर देते हैं। जैसे ये मैंने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा लिया NS। आपको पता है N से S की ओर क्या जाती है? चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं, आप लोग जानते हैं ये। अब इसमें मैंने कोई पदार्थ रखा डायामैग्नेटिक, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं, वो चुंबकीय बल रेखाएं इस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के कारण इससे प्रतिकर्षित होती है। इससे क्या होती है? प्रतिकर्षित। इस तरह से। ठीक है भाई। तो वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कम कर देते हैं या चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं, उन पदार्थों को बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और इस गुण को बोलते हैं प्रतिचुंबकीय गुण। प्रतिचुंबकीय गुण होता किस कारण से? जिन पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, वे प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जिनमें भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन युग्मित। जैसे आपसे कहा जाए कि Na+ आयन किस प्रकार के पदार्थ है? चुंबकीय है, अनुचुंबकीय है या लौह चुंबकीय है? तो आप क्या करोगे? Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। भाई 11वें नंबर पे आता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है 3s1 में से।
तो 10 इलेक्ट्रॉन है और सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? युग्मित। s में दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित, 2s में दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित, और आपके 2p में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 युग्मित। तो सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है। तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, उसको वो क्या कर देता है? निरस्त। क्योंकि दोनों का चक्रण क्या है? विपरीत। विपरीत चक्रण होने के कारण ये एक कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं? निरस्त। तो इस इनके कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण शून्य, इनके कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण शून्य, और इनके कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण शून्य। तो इस आधार पर इसमें कोई चुंबकीय तो कुल चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इस कारण से ये प्रति चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। Na+2 है या Mg+2 है, इसका भी यही रहेगा, 1s2 2s2 2p6, तो वही इलेक्ट्रॉन युग्मित है। तो जिन भी परमाणु या आयनों में इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं वो प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं अपन, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा देखते हैं अनुचुंबकीय। हाँ भाई, मिटा दो इसके। चुंबकीय व्यवहार के आधार पर दूसरा प्रकार आता है पदार्थों का, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो उस क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देते हैं या चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है N, ये S, इसमें मैंने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं सीधी, वो इसकी ओर आकर्षित होती है, इसमें से निकलती है ऐसे, इस तरह से। तो ये आपके क्या कहलाएंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में की तीव्रता को बढ़ा रहे हैं, उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं या उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अब अनुचुंबकीय पदार्थ होते कौन से हैं? वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपका टाइटेनियम+3, वैनेडियम+3, अपन ने कल निकाले थे ना, जिनके भी चुंबकीय आघूर्ण डी ब्लॉक के तत्व, टाइटेनियम+3, वैनेडियम+3,
तो इनका चुंबकीय आघूर्ण रहता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, टाइटेनियम +3 है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित। इस कारण से इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या रहता है 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। या वेनेडियम +3 है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, तो इसका क्या हो जाएगा 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन। ये निकालना कल बताया था ना, कैसे निकालते हैं। पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तत्व जैसे टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया, उसके बाद जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालो बाह्यतम कोश में से। बाह्यतम कोश में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन अयुग्मित बचेगा। टाइटेनियम +3 का अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये बनता है ऑर्गन 3d1 4s0। ऐसे वेनेडियम +3 का देखें तो बनता है ऑर्गन 3d2 4s0। एस में से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक इधर से निकला, ऐसे एस में से इधर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और एक इधर से निकला, उससे निकलेगा। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे चुंबकीय आघूर्ण का मान उतना ही अधिक होगा। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके अणुचुंबकीय पदार्थ हो गए। जो अणुचुंबकीय गुण है, यह ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ाने पर अणुचुंबकीय गुण कम होते हैं। ध्यान रखना, अणुचुंबकत्व या अणुचुंबकीय गुण, अणुचुंबकीय गुण ताप के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है भाई। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा आता है लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक। लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं और उस चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने के बाद भी उनमें चुंबकीय गुण शेष रह जाते हैं या वो चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, स्थायी चुंबक की तरह
स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। क्या कहलाते हैं? स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। लौह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। इनके उदाहरण आयरन, कोबाल्ट, निकेल। आयरन, कोबाल्ट, निकेल है जो इनके एग्जाम्पल है। फैकोनी, इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इनमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी बने रहते हैं। इनमें क्या होता है, इनके जालकों में जो धातु धनायन होते हैं वो समूह में रहते हैं। उन समूह को अपन डोमेन्स बोलते हैं। उन समूह को अपन क्या बोलते हैं? डोमेन्स। जालकों में जो धातु धनायन है वो समूह के रूप में उपस्थित है इस तरह से। जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया जाता तब तो ये अपनी यादृच्छिक गति करते हैं। जैसे ये वाला तो इधर जा रहा है तो ये वाला इधर आएगा, ऐसे ये वाला ऊपर जा रहा है तो ये वाला नीचे। तो इनका अलग अलग चुंबकीय आघूर्ण रहता है जो एक दूसरे को क्या कर देता है? निरस्त कर देता है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा अलग अलग होती है। जैसे इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं अपन तो सबके सब एक ही डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं। ये जब सब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो इनका सदिश योग है जो इनके योग के बराबर हो जाता है, जिसका मान बहुत अधिक होता है। इस कारण से इनके चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ये प्रबलता से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो ये तीन तरह के पदार्थ होते हैं चुंबकीय गुणों के आधार पर जो मैंने आपको बता दी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। अब देखिए आगे आता है आपका अगला गुण। अब डी ब्लॉक के तत्वों के गुणधर्म समाप्त होने वाले हैं, लगभग सेकंड लास्ट गुण पर पहुंच रहे हैं अपन। 7-8 गुण में आपको बता चुका हूं, 7 गुण तो डी ब्लॉक के तत्वों का एक महत्वपूर्ण गुण होता है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था 8वां गुण है ये। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्या है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये कोई एक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते। ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था Fe जो +2 अवस्था में भी पाया जाता है और +3 में भी। ये आपका कॉपर है जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है, +2 भी। तो इनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये प्रदर्शित करता है। तो इसका क्या कारण है कि डी ब्लॉक के तत्वों में N-1D
वह ns जो कक्षक रहते हैं n-1d व ns कक्षक के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होता है। ns कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होता है। अब ऊर्जा अंतराल कम होता है तो बंध बनाने की प्रक्रिया में ns बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन तो भाग लेते ही हैं, n-1d के भी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण ns कक्षक के इलेक्ट्रॉन के अलावा आंतरिक या उपांत्य n-1d कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इस कारण बंध बनाने की प्रक्रिया में ns कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स के अतिरिक्त n-1d कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं। और इसी कारण इनकी एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित होती हैं। डी ब्लॉक के तत्वों द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन अवस्था n+2 के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? n+2, जहां n बराबर क्या है? n-1d कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। n-1d कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इस फॉर्मूले द्वारा हम किसी डी ब्लॉक के तत्व द्वारा जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है उनकी संख्या को निकाल सकते हैं। अब देखिए इनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं कैसे आती हैं। 3D श्रेणी का एग्जांपल लेते हैं अपन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई मिटा दो ये। देखो 3D श्रेणी के तत्व आपको पता है कौन कौन से हैं। 3D श्रेणी के तत्व स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये परमाणु क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। तो इनके द्वारा प्रदर्शित अधिकतम जो ऑक्सीकरण अवस्था है उनका पता लग जाएगा। भाई सबके आगे आपको पता है ऑर्गन तो आना ही है। और 3D और 4s भी आना है। 3D 4s
अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन का आपको बताया था 1 2 3 फिर 4 नहीं आता, 5 फिर 5 6 7 8 फिर 9 नहीं आता, 10 10। इनमें 2 2 2 1 2 फिर 2 2 2 1 और ये 2, ये इनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो अब देखो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीकरण अवस्था है। देखो स्कैंडियम है, जो स्कैंडियम की जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती है। ये +2 भी प्रदर्शित करता है और +3 भी प्रदर्शित करता है, लेकिन +3 ही इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है। इसका रीजन ये है कि जब दो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन बचता है 3d1। अब इसको भी त्यागते इसको अक्रिय गैस विन्यास मिल जाएगा ऑर्गन का। समझे बात को भाई, बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो स्कैंडियम +2 बना, पर स्कैंडियम +2 में से ये 1 इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, क्योंकि इसको स्थायी विन्यास प्राप्त हो रहा है, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त हो रहा है। इस कारण से ये 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ त्यागता है और +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। यहां से देखो ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करेगा और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसके बाद वेनेडियम है, तो वेनेडियम भी आपका +2 से लेकर +5 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, +2 +3 +4 +5। क्रोमियम है जो +1 प्रदर्शित करेगा, फिर +2 +3 +4 +5 और +6। +6 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन है ना टोटल। इसके अलावा ये है जो +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। 3D श्रेणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज की होती है, +7 KMnO4 में, KMnO4 में +7 ऑक्सीकरण अवस्था है इसकी। ठीक है ना। इसके बाद इसमें देखिए आयरन में, तो आयरन में +2 से +6 तक, क्योंकि 4 और 2 6 बताया था ना। डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 और 2 इसके, तो 4 और 2 6, +2 से +3 +4 +5 और +6, ये ऑक्सीकरण अवस्था। यहां पर 3 और 2 5 हो गई, युग्मित इलेक्ट्रॉन है 2, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 और 2 5, तो ये आपका +5 तक करेगा, +2 +3 +4 +5। इसमें देखिए यहां पर 4 ही बचेगी, 3 हो गए तो जो आपका निकेल है वो +2 +3 +4 प्रदर्शित करेगी। इसकी देखिए +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है और +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। और जो जिंक है ये हमेशा +2 ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व का वो लग जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपके 3D श्रेणी में विभिन्न तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो गई। प्रारंभ में देखो यहां से बढ़ रही है, 7 तक गई, फिर घट रही है और +2 तक आ गई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा लो भाई ये। आपको
युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए, पता होना चाहिए। जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना और उसको समझना नहीं सीखोगे तब तक ये प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो पाएंगी। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि Mn मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है और कारण बताओ। तो Mn का भी अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था, ऑर्गन 3d5 4s2। मैंने अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था के लिए फॉर्मूला बताया था आपको, n+2, जहां n क्या है, n-1d कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। d में 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों अयुग्मित रहेंगे तो 5 और 2 7। तो इसके द्वारा अधिकतम +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होगी। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि 3d और 4s कक्षकों का ऊर्जा अंतराल बहुत कम है, तो 4s कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 3d के 5 इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जो, इस कारण से ये +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही क्यों प्रदर्शित करता है। उसका भी मैंने अभी बताया था जब टेबल बनाई थी। स्कैंडियम +3 क्यों प्रदर्शित करेगा, क्योंकि ऑर्गन 3d1 4s2, इसमें 3d और 4s के मध्य ऊर्जा अंतराल कम है, तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इस एक इलेक्ट्रॉन को भी इजीली त्याग देगा, क्योंकि उसके बाद इसको अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त हो रहा है। तो एक तो 3d व 4s के मध्य, 3d व 4s के मध्य ऊर्जा अंतराल कम है, ऊर्जा अंतराल कम है। दूसरा 3d का एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही इसको अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त हो रहा है, इस कारण से ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और स्कैंडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो ये आपका दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो हो गया। एक और क्वेश्चन बनता है कि क्रोमियम तथा कॉपर +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों करते हैं। 3d श्रेणी में क्रोमियम व कॉपर ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। क्या रीजन है। क्रोमियम का ऑर्गन 3d5 4s1, कॉपर का ऑर्गन 3d10 4s1। यहां s में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और एक एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद +5 अर्धपूरित और ये पूर्ण पूरित, सॉरी d में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ d में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व होता है, इस कारण से +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं इजीली। इनको अर्धपूरित व पूर्ण पूरित विन्यास प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया अगला क्वेश्चन। फिर देखिए जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों प्रदर्शित करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 3d10 4s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद उसे पूर्ण पूरित विन्यास प्राप्त हो जाता है, पूर्ण भरा हुआ d10 विन्यास प्राप्त होता है, इस कारण से ये केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, स्थायी अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो ये आपके क्या हो गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब देखिए ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर हम जो धातुओं के ऑक्साइड है, इन धातुओं के ऑक्साइडों की अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति की व्याख्या कर सकते हैं। इनकी हम अम्लीय व क्षारीय प्रवृत्ति की व्याख्या क्या कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो देखिए।
देखिए जो अम्लीय प्रवृत्ति है, अम्लीय प्रवृत्ति ये ऑक्सीकरण संख्या के समानुपाती होती है, समानुपाती ऑक्सीकरण नंबर या ऑक्सीकरण संख्या। मतलब जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, सहसंयोजक गुण बढ़ेंगे। और जो क्षारीय प्रवृत्ति होती है, क्षारीय प्रवृत्ति ये ऑक्सीकरण संख्या की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। ये चीज ध्यान में रखना, अपने माइंड में रखना। इसके आधार पर ही हम इनके गुणों की व्याख्या करते हैं धातु ऑक्साइड। जैसे क्रोमियम ऑक्साइड CrO, डाइक्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, CrO2 क्रोमियम डाइऑक्साइड, और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3। तो इसमें देखो इनकी प्रवृत्ति बताने में हमारा ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से हेल्प करता है कि यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 है। यहां पर कितनी हो जाएगी, +3। भाई 3 दूनी 6, 6 में 2 को भाग दोगे तो +3। यहां पर +4 और यहां पर आपकी +6। ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है, इधर से इधर की हो जा रही है। ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है, सहसंयोजक गुणों में क्या होगी, वृद्धि। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, अतः सहसंयोजक गुण बढ़ेंगे, सहसंयोजक गुण में वृद्धि। आयनिक गुणों में क्या हो जाएगी, कमी। और इस कारण से क्षारीय प्रकृति में भी, क्योंकि धातु ऑक्साइड वैसे तो कैसे होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के, पर कब, जब वो आयनिक होते हैं। अब यहां तो सहसंयोजक गुण बढ़ रहे हैं तो क्षारीय प्रवृत्ति में क्या आएगी, कमी। क्षारीय प्रवृत्ति में कमी और अम्लीय प्रवृत्ति में वृद्धि। सीधा सा याद रखो, ये जो बताया है, अम्लीय प्रवृत्ति कब बढ़ेगी, जब ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होगी। तो यहां ऑक्सीकरण अंक सर्वाधिक है तो ये सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति दिखाएगा, ये अम्लीय प्रवृत्ति दिखाएगा। ये इनका कम है +2 और +3, तो ये क्षारीय प्रवृत्ति दिखाएंगे दोनों, ये दोनों क्षारीय प्रवृत्ति। ये बीच का है, मध्य का, तो ये उभयधर्मी दोनों दिखाएगा, क्योंकि अब क्षारीय से अम्लीय आ रहे हैं, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है तो क्षारीय प्रवृत्ति कम और अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। तो ये दोनों दिखाता है उभयधर्मी प्रकृति। ठीक है, तो इनके अम्लीय गुणों की व्याख्या, क्षारीय व अम्लीय प्रवृत्ति की व्याख्या की जा सकती है किसके आधार पर, ऑक्सीकरण अंक के आधार पर, धातु ऑक्साइडों की। वैसे सामान्य धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके धातु आयनों के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है तो उनमें आयनिक गुण तो कम होते जाते हैं और सहसंयोजक गुण बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही आप इसकी भी कर सकते हो, जैसे MnO, Mn2O3, MnO4 या MnO2, फिर MnO3 और MnO4, Mn2O7। यहां पर इनकी ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो, इसका +2 मैग्नीज का, यहां पर भी क्या आएगा, 3 दूनी 6 तो +3, यहाँ +4, यहाँ +6 और यहाँ +7। ये ऑक्सीकरण अंक आ गए मैग्नीज के। अब देखिए यहां पर ऑक्सीकरण अंक कम है तो ये दोनों तो क्षारीय प्रवृत्ति दिखाएंगे, आयनिक गुण ज्यादा है। यहां ऑक्सीकरण अंक ज्यादा है, +6 और +7, तो ये अम्लीय प्रवृत्ति दिखाएंगे। ये बीच का है, दोनों प्रवृत्ति दिखाएगा उभयधर्मी।
वेदर में। रीजन यही है, धातु आयन पर ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि सहसंयोजक गुण बढ़ जाते हैं। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। यहां पर अपने डी ब्लॉक के तत्वों के गुणधर्म लगभग समाप्त हो गए हैं। एक टॉपिक बचता है, एक गुण बचता है, डी ब्लॉक के तत्वों के आयनों के रंग की व्याख्या, जो कि मैं आपको नवे चैप्टर में समझाऊंगा, जहां उपसहसंयोजक यौगिकों के रंगों का व्याख्या करेंगे हम। वहां पर यही टॉपिक है, वहां पर डी ब्लॉक के तत्व जो आयन है वो उसी से रिलेटेड है। तभी आप समझ पाओगे, यहां नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अभी आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो उस टॉपिक को अपन वहां करेंगे। आज अपना ये जो डी ब्लॉक के तत्वों के गुणधर्म है ये कंप्लीट हो गए। कल से अपन एफ ब्लॉक तत्वों को स्टार्ट करेंगे, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। ओके, बाय स्टूडेंट्स।